मैं वहाँ से निकल भी नहीं पाई, मेरे आंखों से आंसू चल पड़े थे और लगभग 15 दिन तक मैंने किताब उठा के नहीं देखी थी, इतनी डिमोरलाइज मैं हो गई थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, जो सपना देखा वो पूरा किया। महिला दिवस है और हम आपको उन महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जिन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता के दम पर अपना लोहा बनवाया है। कहते हैं कि अगर आप मन में ठान लो तो हर बाधाएं छोटी लगने लगती है। उसी को साबित किया सरदासर की वर्तमान तहसीलदार कुटेंद्र राठौड़ ने। हमारे साथ कुटेंद्र राठौड़ खुद हैं जो कि सरदासर की तहसीलदार है। उन्होंने बखूबी अपने कार्य से साबित किया कि निश्चित रूप से महिलाएँ भी किसी भी कोई भी काम हो, कितनी भी चुनौती उसे आसानी से पार कर सकती है। लेकिन तहसीलदार बनने का सफ़र भी इतना आसान नहीं रहा, तो उनसे जानेंगे उनकी कैसी जर्नी रही। मैडम, किस प्रकार की चुनौती आपके सामने आई? तहसीलदार बनने का सफ़र इतना आसान तो नहीं रहा होगा। गजेंद्र, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे मेरा जो पूरा जो जर्नी रहा है वो पूरा ही चुनौतीपूर्ण नज़र आता है, क्योंकि मैं बिल्कुल रूरल बैकग्राउंड से हूँ। साथ ही हमारे परिवार की कंडीशन, आर्थिक जो स्थिति है वो भी बहुत ही क्रिटिकल रही है, क्योंकि मेरे पापा जो है वो फार्मर हैं और हम 6 बहन भाई हैं। साथ ही मैं जॉब के साथ ही प्रिपरेशन कर रही थी, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके भी काफ़ी चुनौतियाँ थी। तो चुनौतियाँ तो काफ़ी थी। काफ़ी चुनौती थी। शुरुआती पढ़ाई कैसे रही और पहले सपना कब देखा? कभी सोचा था कि मैं तहसीलदार बनूंगी, आरएस बनूंगी? कभी सोचा था? ये सपना जगाने का जो क्रेडिट है वो मैं अपने पापा और मेरे गुरुजनों को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, एमए बीएड हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई। तो जब लोग, गांव के लोग उनको कहते थे कि आप लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, तो वो हमेशा यही कहते थे कि मेरा जो सपना मैं खुद पूरा नहीं कर पाया वो अब मैं अपनी बेटियों में देखता हूँ और मुझे भरोसा है कि वो एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे। तो पापा ने ही एक सपना जगाया था, वो हमेशा मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते थे। इवन जब मैं आरएएस का या आरटीएस का मतलब भी नहीं समझती थी, तब वो मुझे कहते थे कि तुझे आरएएस बनना है। तो क्या मतलब पापा ने सपना जगाया आरएस बनने का? बिल्कुल। तो खुद क्या बनना चाहते थे आप? जब मैं बिल्कुल इस फील्ड के बारे में अनजान थी तब तो बस ये था कि गवर्नमेंट सर्विस लगना है। लेकिन बाद में जब मैं थोड़ी सी संभली, बड़ी हुई, उसके बाद मेरा यही था कि मुझे आखिरकार आरएएस बनना है। पढ़ाई कैसे हुई? कौन सी स्कूल में पढ़े? सरकारी थी, प्राइवेट थी, या किस प्रकार की पढ़ाई आपकी रही? 11th क्लास तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और 12th क्लास मेरा निःशुल्क तो जो था वो प्रिंस स्कूल जो है सिक्कर, वहाँ से हुआ। और उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और बहुत ही कॉस्टली है वो स्कूल, लेकिन उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया वहाँ पे। तो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा आपका। लेकिन आगे की कैसी जर्नी रही? कॉलेज के बाद आपकी कैसी जर्नी रही? किस प्रकार की किन स्टॉपेज से आज गुजरी? गजेंद्र, मैं कॉलेज में रेगुलर नहीं रही हूँ। मैंने बैतौर स्वयं पाठी अध्ययन किया है और इसके बारे में एक छोटा सा वाकया मुझे याद आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जब मैं टीचर थी तो मेरे जो सीनियर अथॉरिटी थे उनसे मैं छुट्टी लेने के लिए, इस प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है बहुत वाइड सिलेबस होता है, मैं छुट्टी लेने उनके पास गई। तो उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन यही किया कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो। तो मैंने उनको बताया, सर सॉरी मैं प्राइवेट ही पढ़ी हूँ। तो उन्होंने कहा आप सोचेंगी मैं इतना बड़ा हूँ, मैं आपको कैसे ये बातें कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता। आप जाइए, टीचिंग करिए और आप इस फील्ड के बारे में मत सोचिए। तो उस टाइम मेरी जो कंडीशन थी वो आज भी याद आती है, तो बहुत दुख होता है। मैं वहाँ से निकल भी नहीं पाई, मेरे आंखों से आंसू चल पड़े थे और लगभग 15 दिन तक मैंने किताब उठा के नहीं देखी थी, इतनी डिमोरलाइज मैं हो गई थी। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, जो सपना देखा वो पूरा किया। आप आरएस बनने से पहले भी आपने कई सारी नौकरियां आपको प्राप्त हुई। कौन कौन से जॉब थे जो आपने हासिल कर लिए थे? सबसे पहले मैंने बीएसटीसी की, बीएसटीसी कंप्लीट होते ही मैं पटवारी में मेरा सिलेक्शन हो गया। उस समय आपकी एज 21 साल रही होगी। बिल्कुल, मैं 20-21 साल की थी। और जो पटवारी में मेरा सिलेक्शन था वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उससे मुझे 3 फ़ायदे हुए। सबसे पहले तो क्योंकि मेरी गांव गली जानकारी रिश्तेदारी में कहीं कोई आरएएस नहीं था और पीटीएस गजसिंहपुर सूरतगढ़ में जो है वहाँ पे प्रायः आरएएस अधिकारी आते रहते थे, तो उनसे रूबरू होने का मौका मिला। दूसरा जो है वो वहाँ पे प्रवीण जी भाटिया नाम से हैं सर, जो एक कोचिंग चलाते हैं जो निःशुल्क है। तो शायद मेरे जैसी गांव की रहने वाली लड़की के लिए मुश्किल था कि वो 1-2 लाख रुपए दे के किसी बड़ी कोचिंग में तैयारी कर सके, लेकिन सर की वजह से मोटिवेशन भी मिला और मैं वहाँ पे बिना किसी फीस के तैयारी कर पाई। तो मैम, आपके सामने कि ये चुनौती भी रही कि आप राजपूत हो, तो राजपूत समाज में वैसे भी महिलाओं को इतना मौका नहीं दिया जाता, घूंघट प्रथा होती है, बहुत सारी चुनौतियां और भी सामना करना पड़ता है। तो आपके सामने भी इस प्रकार की चुनौतियां आई? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो आप ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हो? जी जी, जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ
वहाँ पे लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है और उनके बारे में बस ये है कि उनको बड़ा होके उनको शादी करके अगले घर जाना है, तो पढ़ाई का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। और हमारी जनरेशन में हम पहली ऐसी लड़कियां हैं जिनको पापा ने पढ़ाया है। इवन हमारे एज की लड़कियों की शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन पापा ने कभी शादी का प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आने दिया। जो हमारा सपना था उसको पूरा करने का उन्होंने पूरा अवसर हमें दिया। लेकिन मैडम आपको लगता है कि अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है उस सिचुएशन से, आपको लगता है इस प्रकार? हाँ, बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। अभी भी काफ़ी सारी लड़कियां हैं, जैसे हम कल स्ट्रगल कर रहे थे, जो आज स्ट्रगल कर रही हैं। तो ज़रूरी है कि परिवार का सपोर्ट मिले लड़कियों को, लड़कियों पे घर वाले एक भरोसा दिखाएं और लड़कियां भी अपने परिवार का जो भरोसा है उसको कायम रखें, उस पर कायम रहें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एजुकेशन की, लड़कियों को एजुकेशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक जागरूकता, परिवार का सपोर्ट, इसके द्वारा ही हम जो लड़कियों की, जो महिलाओं की जो कंडीशन है उसको बेहतर कर सकते हैं। मैम मेरा आपसे एक सवाल और है कि आप बहुत सारी लड़कियां हैं जो बनना चाहती है, आरएस बनना चाहती है, आईपीएस बनना चाहती है, तो वो किस प्रकार की तैयारी करें और कहाँ से तैयारी करें, किस प्रकार की तैयारी उनकी होनी चाहिए, कितने घंटे वो पढ़ें? बिल्कुल, आरएस की जो तैयारी है वो गजेंद्र कोई एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक बहुत लंबी जर्नी है। अगर आपको आरएस बनना है तो मुझे लगता है कि आपको 10th क्लास से ही इसके बारे में सोचना और काम करना शुरू कर देना चाहिए। इवन जब मैं 10th में थी तो मैं छुट्टियों में भी पढ़ती थी। 11th 12th में मैं छुट्टियों में जो भी हमारा सिलेबस था उसके नोट्स बनाया करती थी, ये सोच के कि आगे कभी तैयारी करूँगी तो ये मेरे काम आएंगे। तो ये एक लंबी जर्नी है जो स्टूडेंट जो टाइम होता है उसी टाइम शुरू कर देनी चाहिए। उसी टाइम शुरू कर देनी चाहिए। और कितने घंटे पढ़ने चाहिए लगभग आपके हिसाब से? जब भर्ती आ जाती है उसके बाद आप फोकस करके जब इसकी प्रिपरेशन करते हो तब तो आई थिंक 10-12 घंटे तो होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा उसके तो और भी बेस्ट है। मैम देखते हैं समाज के अंदर बेटियां हैं वो अब भी संकोच करती है, तो क्या लगता है कैसे ये संकोच दूर होगा? चाहे वो मतलब उतने मौका भी उनको नहीं मिलता, तो क्या लगता है किस प्रकार बदलाव की अब भी आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे तो माहौल काफ़ी बदल रहा है। अगर हम अपना टाइम याद करें और आज की लड़कियों का जो टाइम याद करें तो काफ़ी माहौल बदला है। फिर भी फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत है, परिवार को, समाज को अपनी जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब लड़के और लड़की में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा समाज में। आज भी हम देखें तो आयशा जैसी घटनाएं सामने आती है। पिछले दिनों आपने सुना होगा जिस प्रकार से आयशा के साथ घटना घटी थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इस प्रकार की घटना कैसे रोक सकते हैं? दहेज के लोभियों द्वारा इस प्रकार की घटनाएं लगातार अंजाम दी जाती है। इनमें हम सुनते भी रहते हैं कि लगातार इस प्रकार के केस आते रहते हैं थानों के अंदर कि दहेज लोभियों ने दहेज के चलते महिलाओं को, बेटियों को घर से निकाल दिया। तो इस प्रकार की घटनाओं पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है? इसके लिए एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। महिला को उसके हक, अधिकार और जो भी कानून है उनके पक्ष में उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। साथ ही जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए। सुसाइड किसी भी प्रकार से किसी समस्या का समाधान नहीं है, ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन महिलाओं को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और तभी ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। बेटियों को किस प्रकार की सीख देनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए? माँ बाप शुरुआत में किस प्रकार की सीख दे सकते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सके? एक तो बच्चों को शुरू से ही प्रॉब्लम फेस करने के लिए कैपेबल बनाया जाए। छोटी छोटी जो मुश्किलें आती हैं उससे ही वो इस रूप में तैयार हो पाते हैं कि आगे चल के वो बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को शुरू से ही जो कॉन्फिडेंस वाला एक जो प्रोसेस है वो बचपन से ही शुरू कर दी जाए। मैम क्या लगता है आपने अब यहाँ पे इस पद पे आप आ चुके हो, किस प्रकार की अब चुनौतियाँ आती है आपके सामने? क्योंकि अब भी आप एक बड़ा पद है, सरदार से तहसीलदार हो, बहुत सारी समस्याओं का सामना अब भी करना पड़ता है। कैसे उन समस्याओं का सामना करते हो आप? मुझे नहीं लगता कि महिला होने के नाते मुझे इस रूप में कभी अलग अंदाज में देखा गया है कि मैं महिला हूँ। बाकी कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं, लेकिन हमें इनको दरकिनार करते हुए अपने काम पे फोकस करना चाहिए। मैम बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगी? जो बेटियाँ आईएएस बनना चाहती है वो किस प्रकार से मेहनत करें? मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहूँगी महिला दिवस पे कि वो एक जुनून, एक जज्बा अपने दिल में पैदा करें, उस पर मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, फोकस करें। और सिर्फ एक नशा उनके होना चाहिए आगे बढ़ने का, तब जाके वो एक दिन सक्सेस हो पाएंगी। और इस पे मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, तेरे माथे पर ये आँचल बहुत खूब है, लेकिन इस आँचल को तू अपना परचम बना लेती तो अच्छा था। तो निश्चित रूप से यदि महिलाएं मेहनत करें, एक सपना देखें और सपने के पीछे दौड़े, तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब उन महिलाओं को उनका मुकाम मिल जाएगा। ऐसा ही कर दिखाया सरदार शहर की तहसीलदार कुटन राठौड़ ने, जिन्होंने एक सपना देखा और उस सपने को न सिर्फ हासिल किया बल्कि उस सपने को हासिल करते हुए आज वो जो नेतृत्व करने की उनकी जो क्षमता है वो वाकई में सराहनीय है। और उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है यदि वो ठान ले तो।